वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेल, इससे पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को व्हीटस्टोन सेतु के बारे में बताया था, क्लियर। और व्हीटस्टोन सेतु का पूरा सिद्धांत विधान सब बताया था। तो आप मुझे एक बात बताएं, व्हीटस्टोन सेतु का जब आपने पूरा डेरिवेशन किया था तो उसमें किरचॉफ का द्वितीय नियम लगा था क्या? लगा था। समझ में आया था आपको? अच्छी बात है। और मैंने आपको यह भी बताया था जब पढ़ाया था तब कि जब व्हीटस्टोन सेतु संतुलन की स्थिति में होता है तब धारामापी में से प्रवाहित धारा शून्य होती है, IG बराबर 0। और ऐसी स्थिति में इस स्थिति को आप लोग संतुलन की स्थिति बोलते थे और इस स्थिति में P अपॉन Q बराबर R अपॉन S होता था। सही बोल रहा हूं? सबको यहां तक सबको क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारे पास समय कम था तो कुछ एक बातें और हैं जो नोट में लिखी हुई हैं आपके सामने, उसको समझ लें आप लोग। भाई कल जब मैंने व्हीटस्टोन सेतु बताया था तो आपको इस टाइप का चित्र बनाया था, अगर आपको पता हो तो। क्लियर? इस टाइप का मैंने चित्र बनाया था। ABCD PQRS बनाया था। यहां पर आपने बिंदु B और बिंदु D के बीच में धारामापी और कुंजी जोड़ी थी। यस और नो? यहां पर आपने एक सेल जोड़ा था और एक कुंजी जोड़ी थी, कुंजी K1, कुंजी K2। क्लियर? ये कुंजी बैटरी के संग जुड़ी है, बैटरी कुंजी। ये धारामापी के साथ जुड़ी है, धारामापी कुंजी। क्लियर? आपको बता दूं इसमें सबसे पहले बैटरी कुंजी को दबाया जाता है, उसके बाद धारामापी कुंजी को दबाया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है इस बात का जवाब आपको 2 महीने बाद मिलेगा, 1-1.5 महीने बाद, जब मैं आपको विद्युत चुंबकीय प्रेरण एक पाठ पढ़ाऊंगा उसके बाद मिलेगा। वहां पर मिलेगा ये क्वेश्चन आपको। वो पूछेगा आपको कि व्हीटस्टोन सेतु के प्रयोग में पहले बैटरी कुंजी को दबाते हैं, बाद में धारामापी कुंजी को दबाते हैं, तो ऐसा क्यों करते हैं? तो ये बात बाद में आएगी। क्लियर? इसमें प्रेरण की घटना लगती है तो बहुत कुछ समझाना पड़ता है उसके लिए, तो वो चीज़ बात की है। फिलहाल अब हम यहाँ पर कुछ बातें करते हैं। तो आपने बोला था कि जब व्हीटस्टोन सेतु संतुलन की स्थिति में होता है, संतुलन की स्थिति में, तो संतुलन की स्थिति में हमने देखा था कि इस धारामापी में से प्रवाहित धारा शून्य हो जाएगी। यस और नो? IG बराबर 0 देखा था हम लोगों ने। जब IG बराबर 0 हो गया तो ये जो इतनी कहानी है इसका होना ना होना एक बराबर हो गया। तो इसको मैं हटा रहा हूं यहां से, तो गौर से देखिएगा, ये बीच वाली कहानी को मैंने यहां से हटा दिया। सीन क्लियर है सभी को? बात समझ में आ रही है? अब ये कहानी हट गई। अब आप गौर से देखिए, अब आप बैटरी देखिए। बैटरी एक सिरा यहां जुड़ा हुआ है, यस और नो? एक एंड ये है और एक सिरा इसका ये है, ये मेन सिरे 2 ये हैं। अब आप मुझे बताओ ये P और Q कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं? नहीं, संलग्न फलग्न तो ठीक है, ये P और Q कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं? श्रेणी क्रम या समांतर क्रम है? श्रेणी क्रम संयोजन में जुड़े हुए हैं। तो आप मुझे बताओ इसका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2। यहां पे प्रतिरोध P है, ये Q है, तो कितना होगा? P प्लस Q। बोलो भैया, इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? P प्लस Q। अब जरा इधर नजर मारो, R और S कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं? श्रेणी क्रम में जुड़े हुए, तो इसका तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा? R प्लस S। तो थोड़ा चित्र का डिजाइन बदल रहा हूं, गौर से देखिएगा। ये बिंदु A है और ये बिंदु C है। A बिंदु ये रहा, C बिंदु ये रहा। इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध हमारा कितना आ गया? P प्लस Q। बोलो भैया, यस और नो? इन दोनों का कितना आ गया? R प्लस S। R प्लस S। अब आप मुझे बताओ ये दोनों कौन से क्रम में जुड़े हैं? समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो हमने समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध का सूत्र पढ़ा था, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। पढ़ा था या नहीं? अब बताओ इसका क्या बन जाएगा? ऐसे R1 की जगह P प्लस Q है, R2 की जगह R प्लस S। R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। समझ में ही नहीं आई हुई मैंने, तो ऐसे नहीं लिख सकता P प्लस Q इंटू R प्लस S अपॉन P प्लस Q प्लस R प्लस S। बोलो भैया, तो ये बिंदु A और बिंदु C के बीच का तुल्य प्रतिरोध आ गया। बोलो भैया, बात समझ में आ रही है सभी को? किसी को कोई दिक्कत?
यानी जब कोई व्हीटस्टोन सेतु संतुलन की स्थिति में होता है तो ऐसी स्थिति में इसका जो तुल्य प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, P प्लस क्यू इंटू आर प्लस एस अपॉन पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस। कैसे आया, बात समझ में आई सभी को? कथा क्लियर है? हाँ, जब भी कोई व्हीटस्टोन सेतु संतुलन की स्थिति में होता है तो ऐसी स्थिति में बिंदु ओ ए और बिंदु सी के बीच का जो तुल्य प्रतिरोध होता है वो ये होता है। बीच में जो धारामापी और कुंजी होती है उसका होना ना होना एक बराबर है। सीन क्लियर है? और जब भी कोई व्हीटस्टोन सेतु संतुलन की स्थिति में होता है तो धारामापी में से प्रवाहित धारा कितनी होती है, 0। एक बात और, वो पूछता है कि ये एज इट इज पूछेगा और आप एज इट इज चिपका देना। वो पूछता है कि व्हीटस्टोन सेतु की सुग्राह्यता या कार्य करने की क्षमता अधिकतम कब होती है, तो उसको बोलना जब दिए गए चारों प्रतिरोध समान हो तब इसकी सुग्राह्यता अधिकतम होती है। क्लियर? कोई भी पूछे व्हीटस्टोन सेतु की सुग्राह्यता अधिकतम कब होती है, जब इसमें दिए गए चारों प्रतिरोध समान हो। क्लियर? और संतुलन की स्थिति में कैसे निकाला हमने ये तुल्य प्रतिरोध, बात समझ में आई सभी को? तो इसके बाद एक दो नोट है वो पढ़ लो, फिर आगे बढ़ूंगा। तो उम्मीद करता हूं सभी के ये नोट हो गए होंगे। इसके बाद हमारे को एक अगला सवाल दे रहा है और अगले सवाल में वो मुझसे कह रहा है कि ये एक चित्र दिया गया है। क्लियर? अगले सवाल में आपको ये एक चित्र दिया गया है तो वो मुझसे कह रहा है कि बिंदु ए और बिंदु बी के बीच का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करूं। क्लियर? सबसे पहला सवाल उसने बोला है बिंदु ए और बिंदु बी के बीच का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करूं और साथ साथ ये भी बताऊं कि ये जो 3 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है इससे कितनी धारा ली जा रही है। प्रश्न समझ में आया सभी को? तो करें शुरुआत। चलो, डिजाइन देख के मुझे लग रहा है कि इस टाइप का डिजाइन हमने व्हीटस्टोन सेतु में देखा था, है ना? बोले भैया क्यों? हमने कल जब पढ़ा था, जब धारामापी में से प्रवाहित धारा 0 होती है यानी IG बराबर 0 होता है तो ऐसी स्थिति में इस बीच वाली लाइन का होना ना होना एक बराबर है ना? और जब IG बराबर 0 होता है, संतुलन की स्थिति होती है, तो ऐसी स्थिति में P अपॉन क्यू बराबर R अपॉन एस, यही तो होता है। बोला भैया, यानी अगर P अपॉन क्यू बराबर R अपॉन एस आएगा तो ऐसा तभी आएगा जब धारामापी में से प्रवाहित धारा 0 होगी। क्लियर? अगर यहां पर P अपॉन क्यू बराबर R अपॉन एस आएगा तो इसका मतलब ये होता है कि धारामापी में से प्रवाहित धारा, यानी यहां पर 2 ओम के प्रतिरोध में से प्रवाहित धारा 0 होगी। अगर ऐसा हुआ तो, अगर P अपॉन क्यू बराबर R अपॉन एस हुआ तो इस 2 ओम के प्रतिरोध में से बहने वाली धारा कितनी होगी? 0 होगी। क्लियर है? ऐसा हम लोग जानते हैं, हमने कल व्हीटस्टोन सेतु के प्रयोग में पढ़ा था। तो सुने, लिखो, हम जानते हैं कि व्हीटस्टोन सेतु में संतुलन की स्थिति में, हम जानते हैं कि व्हीटस्टोन सेतु में संतुलन की स्थिति में हम जानते हैं कि व्हीटस्टोन सेतु में संतुलन की स्थिति में, लिख लिया? फिर से बोल रहा हूं, हम जानते हैं कि व्हीटस्टोन सेतु में संतुलन की स्थिति में। चलो अब इधर देख लो, आ जाओ इधर। तो आपने लिखा हम जानते हैं कि व्हीटस्टोन सेतु में संतुलन की स्थिति में, तो संतुलन की स्थिति में अपन ने ये पढ़ा था। बोलो भैया, बोलो भैया, सही बोल रहा? आपने कल जब व्हीटस्टोन सेतु पढ़ा था तो आपने इसे P बोला था, इसको Q बोला था, इसको आपने R बोला था और इसको आपने S बोला था। क्लियर? मान रखते हैं, देखते हैं। ये धारामापी हुआ करता था, इसको G बोला था। याद आ रहा है सीन? आ जाओ, P का मान बताओ जरा देख के कितना है? बोलोगे नहीं? 3। Q का मान बताओ कितना है? Q का मान 5 है। R का मान बताओ 9। S का मान बताओ 15। अब आप गौर से देखना, 3 त्रिका 9, 3 पंजे 15, 3/5 बराबर 3/5, यानी P अपॉन क्यू बराबर R अपॉन एस। कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है?
इसका मतलब ये दिया गया परिपथ संतुलित वीटस्टोन सेतु है या नहीं है? है, है ना? इससे ये बात सिद्ध हो गई। तो पहले यहां तक उतार लो, फिर लिखाऊंगा थोड़ा सा। यहां तक हो गया सभी का? इसके बाद इसमें लिखना अतः स्पष्ट है कि दिया गया विद्युत परिपथ संतुलित वीटस्टोन सेतु है। अतः स्पष्ट है कि दिया गया विद्युत परिपथ संतुलित वीटस्टोन सेतु है। अतः इस स्थिति में आप बताओ कौन से प्रतिरोध से कोई धारा नहीं बहेगी? हाँ, अतः इस स्थिति में 2 ओम के प्रतिरोध से कोई धारा नहीं बहेगी। अर्थात कोई धारा नहीं बहेगी, अर्थात 2 ओम का प्रतिरोध परिपथ में कार्य नहीं करेगा। समझ में आई बात? अब ये डिजाइन हमारा कैसा हो जाए? अब ये परिपथ में कार्य नहीं कर रहा है, बात समझ में आ रही है? अब इसका होना ना होना एक बराबर है। अब ये डिजाइन किस प्रकार टूट जाएगा बताओ? अब ये डिजाइन ऐसा हो जाएगा, केवल ये बोलो भैया, 3 ओम, 5 ओम, 9 ओम, 15 ओम, और जी आपका ये बैटरी हो गई। बोलो भैया, 3 वोल्ट की बैटरी होगी। बोलो भैया, इसको नाम दिया आपने P, ये था Q, ये आपका R, ये है S। डिजाइन समझ में आ गया? AB। अब बताओ A और B के बीच का तुल्य प्रतिरोध अभी आपने निकाला था, या तो श्रेणी क्रम में हो गए 3 और 5 8, जे 15 और 9 24, फिर वही R1 R2, ये तो ऐसे कर लो। ये डायरेक्ट मैंने सूत्र लिखाया था अभी, प्रतिरोध A और B के बीच का तुल्य प्रतिरोध निकालने हैं। तो अभी जो नोट में देखा था आपने, P प्लस Q इंटू R प्लस S अपॉन प्लस R प्लस S। चलो सॉल्व करवाओ इसे जरा। तो RAB बराबर, बताओ भैया, P प्लस Q, P 3 है और Q 5 है, तो 3 प्लस 5 लिख दूं, 3 प्लस 5, R प्लस S 9 प्लस 15 वटे, फिर P प्लस Q 3 प्लस 5 प्लस 9। तुम लोग समझ तो रहे हो ना कि अकेलो मैं ही समझ में चिपटाऊं? 3 और 5 8, फिर गुणा हो रहा है इसका इससे, 15 और 9 24 बाटे, फिर 5 और 3, फिर प्लस 15 और 9 24। तो ये हो जाएगा आपका 8 गुणित 24 वटे 24 और 8 32। बोलो भैया, बोलो ना, पढ़ रहे हो? क्लियर है? 8 एकम 8, 8 चौक 4 एकम 4, 4 छिंग, तो RAB बराबर कितना आ गया? यहां कर दूं तो ये हो RAB बराबर 6 ओम, यानी A और B बिंदु के बीच का तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया बेटा? 6 ओम। यहां तक बात समझ में आई? अब इस पूरे का तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया? 6 ओम। ठीक है, तो इस चित्र को फिर से तोड़ रहा हूं। अब ये चित्र ऐसे तोड़ दूं, गौर से देखिएगा, ये बिंदु A है, ये वाला, और ये बिंदु B है। ठीक है बॉस? इसका तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया इस पूरे का? तो इसके बीच में मैंने ये प्रतिरोध लगा दिया, RAB बराबर कितना है ये? 6 ओम। बात समझ में आ रही है? जी मैंने सेल लगा दिया। बोलो भैया, क्या वोल्ट की बैटरी लगी है? 3 वोल्ट की। पूछ रहे हो जहां में कितने धारा बह रही है, तो बताओ भैया, धारा पूछ रहे हो है, विभव दे रहे हो 3 वोल्ट,
प्रतिरोध आ रहा है 6 ओम का सूत्र लगाऊं, V बराबर आई आर, बोले भैया V बराबर आई आर, तो I बराबर V अपॉन आर, बोले भैया, तो I बराबर V अपॉन आर, आर का नाम यहां पर आर ए बी है, तो आर ए बी समझ में आ रहा है। V कितना रख दूं 3, आर ए बी कितना है 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2 बोले तो 98 है, 1 में 2 को भाग लगाऊं 0.5 एम्पियर, बोलो भैया समझ में ही नहीं आ रही होगी मैंने जाने क्या करा है, चिपटे हैं। क्लियर है, कर लोगे, उतार लो फटाफट फिर आगे बढ़ूंगा। उम्मीद करता हूं सबने ये नोट कर लिया होगा। इसके बाद हमारे को अगला सवाल दिया है, अगला सवाल में हमको ऐसा फिगर दे रहा है वो आपको, और कह रहा है उसने प्रश्न में साफ साफ बोला है कि दिया गया विद्युत परिपथ संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है। तुम्हें चेक करने की जरूरत नहीं है, जैसे अभी अपने पिछले सवाल में चेक किया था P अपॉन क्यू बराबर आर अपॉन एस आएगा तो संतुलित है, नहीं तो नहीं है। तो अपन ने पिछले सवाल में देखा था P अपॉन क्यू बराबर आर अपॉन एस आ रहा था, तो हमें पता चला कि ये संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है। समझ गए। ये जो प्रश्न है इसमें वो कह रहा है कि ये संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है, आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। तो कह रहा है प्रतिरोध X की गणना कीजिए, ये प्रश्न है उसका। प्रश्न समझ गए क्या है, वो कह रहा है दिया गया विद्युत परिपथ एक संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है, तो इसमें X की गणना कीजिए। तो सारी चीजें गई बाढ़ में, आप मुझे गौर से देखिए, आपको नहीं लग रहा ये डिजाइन एक व्हीटस्टोन सेतु का है। इससे पहले कि मैं इस सवाल को आपको आगे बढ़ाऊं, आप मुझे बताओ पहले, ये मैंने आपको जब प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन पढ़ाया था तब बताया था, और अभियाल 2 मिनट पहले भी आपने यूज किया था इस सूत्र को। ये 2 प्रतिरोध हैं, ठीक है भैया, ये R1 है, ये R2 है, कैसे क्रम में जुड़े हैं, तो बताओ तुल्य प्रतिरोध कितना होगा इसका, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। जो बोल रहा हूं पल्ले पड़ रहा है आपको, सीन क्लियर है। ऐसा नहीं लग रहा है ये दोनों समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। ऐसे ही इसका तुल्य प्रतिरोध लिखूंगा तो बताओ क्या लिखूंगा, R1 की जगह 60 लिख दूंगा, R2 की जगह X लिख दूंगा, तो 60X अपॉन 60 प्लस X, बोलो भैया लिख सकता हूं ना। ये सूत्र समझ में आता है, सभी को पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी, इस्तेमाल करूंगा अभी, ठीक है ना। तो गौर से देखिएगा सब लोग, चूंकि उसने प्रश्न में बोला है चूंकि दिया गया विद्युत परिपथ संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है, बोला है उसने प्रश्न में संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है, चूंकि दिया गया विद्युत परिपथ संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है, अतः है। अब भैया संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है तो जाहिर सी बात है P अपॉन क्यू बराबर R अपॉन एस होगा, तभी तो ऐसा हो रहा है। अभी आपने पढ़ा था, तो जब आप व्हीटस्टोन का चित्र बनाते थे इसको आप P मानते थे। ये जो पूरा आइटम है इसको बराबर किसके मान लूं, Q, ये S, चलो धरो मान, बोलो P कितने गए 15 वटे Q को अवयाल रख रहे हैं, R को बताओ कितना है, R 5, S कितना है 10। यहां तक सीन क्लियर है। अब हत्या है रही है Q की, तो Q जे पूरो है, बोलो भैया, क्योंकि इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा यहां पर, बोलो भैया। अब इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, 60X अपॉन, कैसे दही समझ में आ गई बात, का हुआ को परेशानी हो तो बताए, नाने तो फिर सुने। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, बोलो भैया सही जा रहा हूं, कैंची गुणा कर रहा हूं, जा पूरे को जाते कर दूं और 2 को 15 दे कर दो, 15 दूनी बराबर, समझ में ही नहीं आ रही हुई मैंने, 30 एकम 30, 30 दूनी 60 हो तो साची कह देता हूं। क्लियर है। 60 प्लस X को कैंची गुणा करेंगे, एक ते कितने कह जाओ बराबर 2 या 2X, तो 60 बराबर तिहाई है जाएगी 2X, जहां X से पल्ली लंग ले जाओ माइनस X, 2X में तो 1X जाएगी तो
एक्स और जो कितने आएगा 60। तो जो तेरा आंसर आएगा एक्स बराबर 60 हो। समझ में ही नहीं आई हुई मैंने कछू कर लियोगे ऐसे सिगर उतार लियो फटाफट फिर बताऊं। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे सामने अगला प्रश्न है ओमीय परपथ और अनोमीय परपथ से आप क्या समझते हैं। ओमीय परपथ अनोमीय परपथ तो गए बाढ़ में। पहले आप मुझे बताओ औलादें कितने प्रकार की होती हैं। 2 प्रकार की होती हैं, एक आज्ञाकारी एक अनाज्ञाकारी। आज्ञाकारी वो जो पिताजी की आज्ञा का पूर्ण रूप से पालन करे वो आज्ञाकारी बच्चा, और जो आज्ञा का पालन नहीं करता है वो। तो इसी प्रकार 2 प्रकार के परपथ होते हैं, एक होता है ओमीय परपथ, एक होता है अनोमीय परपथ। ओमीय परपथ वे परपथ होते हैं जो ओम के नियम का पालन करते हैं। क्लियर। वह विद्युत परपथ जो ओम के नियम का पालन करते हैं ओमीय परपथ कहलाते हैं, और वे विद्युत परपथ जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं वो अनोमीय परपथ कहलाते हैं। आपको मैंने ओम का नियम पढ़ाया था। हाँ, ओम का नियम, ओम के नियम की सीमाएं पढ़ाई थी अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था ओम का नियम सभी धात्विक चालकों के लिए लागू होता है। क्लियर। जितनी भी धातुएं होती हैं वो सब क्या है ओमीय परपथ हैं, क्योंकि वो ओम के नियम का पालन करती हैं। और ओम का नियम जब आप लोगों ने पढ़ा था तो आपने पढ़ा था V समानुपाती I, यानी विभव धारा के समानुपाती होता है। और जब 2 चीजें एक दूसरे के समानुपाती होती हैं, चैप्टर 1 में भी मैंने बताया था, जब 2 चीजें एक दूसरे के समानुपाती होती हैं तो ऐसी स्थिति में इनके बीच का ग्राफ सरल रेखा होता है। क्लियर। बात समझ में आ रही है। ज्यादा नहीं बताना चाहता आपको, केवल इतना कहना चाहता हूं वह विद्युत परपथ जो ओम के नियम का पालन करते हैं ओमीय परपथ कहलाते हैं। क्लियर। सभी धात्विक चालक ओमीय परपथ हैं। क्लियर है। जैसे किसी ने पूछा तांबे का तार ओमीय परपथ है या अनोमीय परपथ है, और अगर सोने का तार पूछ ले तो जितनी भी धातुएं होती हैं वो सब ओमीय परपथ होती हैं। ओमीय परपथ ओम के नियम का पालन कर रही है, V समानुपाती आई, तो ग्राफ कैसा होगा सरल रेखा इस टाइप का। समझ में आ रही है बात। लेकिन अगर मान के चलिए धारा और विभव के बीच का ग्राफ जो है वो सरल रेखा नहीं आ रहा है, इसके अलावा किसी भी प्रकार का कोई कर्व आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में ये जो विद्युत परपथ होगा वो कैसा परपथ होगा अनोमीय परपथ। अनोमीय परपथ वो परपथ होते हैं जो ओम के नियम का पालन नहीं करते। क्लियर। मैं आपको बता दूं आगे आने वाले चैप्टरों में आप पढ़ेंगे डायोड, ट्रायोड, ट्रांजिस्टर, ये सब अनोमीय परपथ कहलाते हैं। क्लियर। जब वहां पढ़ेंगे तब हम इन चीजों के बारे में काफी डिटेल में बात करेंगे। बात समझ में आ रही है सभी को। तो फटाफट पढ़ लो ओमीय परपथ और अनोमीय परपथ। सब लोग ध्यान से सुन लें। ओमीय परपथ अनोमीय परपथ परिभाषा वगैरह सब आप समझ ही गए। ओमीय परपथ के उदाहरण लिखें। सभी धात्विक चालक ओमीय परपथ हैं, है ना। अनोमीय परपथ के भी उदाहरण लिखे होंगे, डायोड, ट्रायोड, अंडरलाइन कर लें, ओटी में बहुत पूछा जाता है। ओमीय परपथ में तांबे का तार लिखा है क्या उदाहरण में, लिख लो स्पेशली। वैसे धात्विक चालक हो गए तो सब हो ही गया, फिर भी लिख लो कौमा तांबे का तार, ठीक है ना। ओटीओ में बहुत पूछा जाता है, कईयों बार पूछा गया है। बोले सर कईयों बार बच्चे लगा के ही नहीं आते। बोले सर आपने तो धात्विक चालक बताए थे, तांबे का तार कहाँ बताया था। अब यार धात्विक चालक ओमीय परपथ है तो समझ लो तांबे का तार होगा कि नहीं। कल को अगर चांदी को तार आएगा तो तुम तो लगा के ही नहीं आओगे। बोले तुमने तो तांबे को तार बताओ तो चांदी को कहाँ बताओ, तो कर लोगे ना। चलो तो देख लो फटाफट, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो फिर आज के लिए पर्याप्त है। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद।